नमस्ते, मैं अनुज नरवाल रोहत की। आज हम बात करेंगे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट की कि वहाँ पर किस तरीके के समीकरण हैं और कौन कौन आमने सामने हैं, उनकी क्या खासियत है और क्या उनके वीक पॉइंट है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ अविनाश जी हैं, आपका स्वागत है जी अनुज। अविनाश जी, एक तो बताइए कि जो लोकसभा है भिवानी महेंद्रगढ़, और इसमें इलाके कौन से आते हैं जो इस इलाके के नहीं हैं और बाहर हैं और देखना समझना चाहते हैं इस सीट को, तो कैसे समझें? जी अनुज, जो भिवानी लोकसभा सीट है ये 2 जिलों की विधानसभाएं इसमें पड़ती हैं। इसमें भिवानी की 5 विधानसभा अब तो 3 हो गए मेरे ख्याल में, अब दादरी अलग। हाँ, दादरी अलग हो गया, तो तीन ज़िले हैं और उनकी 9 विधानसभाएं हैं, जो जिसमें से हम ये कहें कि पुराने भिवानी में से 5 है और महेंद्रगढ़ में से 4 है जी। तो अगर मैं इनकी सबकी बात करूं तो लोहारू है, बाडरा है, दादरी है, भिवानी है, तोशाम है, अटेली, महेंद्रगढ़, नारनौल और नागल चौधरी, ये 9 विधानसभा सीट हैं। और इनमें अभी तक जो विधायक हैं उनको अगर देखें तो 5 सीट ऐसी हैं जिन पे भारतीय जनता पार्टी अभी काबिज है। 2 सीटों पर, एक पर जेजेपी है, हाँ, 2 पे कांग्रेस है, हाँ, और एक पे जेजेपी और एक पर निर्दलीय है। दादरी विधानसभा सीट है जिस पे निर्दलीय है। तो ये 9 विधानसभा है जिनसे मिलके भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट बनी है। ये लोकसभा सीट का नाम बदलता रहा है, इसके इलाके भी बदलते रहे हैं। एक समय पे ये सिर्फ भिवानी लोकसभा सीट थी और चौधरी देवीलाल कहते थे कि अगर राजनीति में किसी को अपना दमखम दिखाना है, किसी को ये बताना है कि मैं राजनीति में परिपक्व हो गया हूँ, तो उसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो भिवानी से जीत के अगर आया तो वो परिपक्व हुआ है, इसलिए वहाँ से चुनाव लड़ता रहा है देवीलाल परिवार भी। बिल्कुल जी, और बहुत ही टफ सीट है ये। अब तो हालात बदल गए हैं क्योंकि पिछली राजनीति अलग थी, अब तो बिल्कुल जो हाल की जो स्थिति है इस सीट को लेकर आप क्या देखते हैं? एक तो यहाँ पर धर्मवीर हैं, मैं आपको दर्शकों को बता दें कि बीजेपी के सांसद हैं, अभी जो उनको टिकट दोबारा से मिली है, और राव दान सिंह नया चेहरा है कांग्रेस के लिए, और इनको यहाँ पर टिकट मिली है। जेजेपी से राव बहादुर सिंह हैं जो पहले भी एक बार चुनाव लड़ चुके हैं, और जो इंडियन नेशनल बीएसपी ने एक ब्राह्मण चेहरे पे अपना वो किया है। कमांडर सुनील शर्मा है, ये हालांकि बीएसपी की टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये मूलतः भारतीय जनता पार्टी के कैडर से आते हैं। अच्छा। इनको टिकट की लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, इनको टिकट नहीं मिली थी, तो इन्होंने अब बीएसपी के चुनाव चिन्ह पे उनका झंडा बुलंद करें। तो अब इनकी आप प्लस माइनस देखते हैं तो क्या देखते हैं आप? एक तो हम बीजेपी के कैंडिडेट से हम बात करेंगे कि धर्मवीर जो हैं, काफ़ी पिछले समय से कांग्रेस से भी वो सांसद रहे, फिर भाजपा में आए, फिर सांसद बन गए, अब फिर उनको टिकट दिया गया है। वो भी राव साहब की मदद से इनको टिकट दिया गया। तो अब क्या स्थिति देखते हैं, इनके कार्यकाल को देखें या अब देखें? तो देखो, धर्मवीर के बारे में एक बात जो बहुत स्पष्ट है वो ये है कि वो नेता है, जिस भी इलाके में वो गए वहां से जीत के निकले, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि हरियाणा का सबसे बड़ा जो राजनीतिक परिवार है बंसीलाल परिवार रहा है, उस परिवार की 3 पीढ़ियों को हराने का श्रेय जो है वो धर्मवीर को जाता है। ये उनका एक कद था, एक रहा है अभी तक की, उनका एक रिकॉर्ड है। अभी वो चुनाव मैदान में है, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में थे। तो अभी धर्मवीर के बारे में ये कहें कि धर्मवीर अपने दम पे चुनाव मैदान में नहीं है। पिछली बार भी उन्होंने ये कहा था कि मैं तो मोदी के नाम से मुझे वोट चाहिए और मोदी के नाम से वोट दीजिए, और इस बार भी वो मोदी के सहारे ही चुनाव मैदान में है, क्योंकि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा है खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी का, उसमें देखो बाहर की बात तो क्या करेंगे, हरियाणा की बात करें तो ज़्यादातर जो लोकसभा सांसद हैं वो अपने इलाकों में कोई ज़्यादा काम करवा नहीं पाए हैं, और यही कोई बड़ी योजना परियोजना वो नहीं लेके आ पाए। और धर्मवीर के पे भी ये आक्षेप है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि धर्मवीर का गांव में विरोध हो रहा है। मतलब धर्मवीर जैसे नेता का अगर गांव के लोग विरोध करें, लोग कहें कि आप गांव से चले जाओ,
तो ये पहली बार देखने को मिला है। शुभ संकेत नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। इसका कारण यही है कि उस 5 साल में फील्ड के लोगों से जुड़ाव जो रखना होता है और उस इलाके की जो समस्या होती है उनके समाधान के लिए आपको संसद में और संसद के बाहर जो आंदोलन करने होते हैं, अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को मनाना होता है अपने इलाके में कोई बड़ी परियोजना लाने के लिए। खास तौर पे हरियाणा का जो मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है। और इस बार मुझे ऐसा लगता है पूरे हरियाणा में, मैं कह रहा हूँ, युवा एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे इस इलेक्शन में। पिछली बार भी निभाई थी, लेकिन पिछली बार किसी और नज़र से निभाई थी। पिछली बार मोदी जी ने आह्वान किया था युवाओं का कि जो पुलवामा के शहीद हैं उनके नाम पे युवा पहली वोट जो दे वो उनके नाम पे दे, उनको याद करके दे। तो एक तरह से उन्होंने ये मांगा था, भावनात्मक तौर पे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को जो नए वोटर हैं वो उनको वोट दें। लेकिन इस बार जो मैं आपको बताऊं कि बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से उठ रहा है और जिस तरह से हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पे आ रहा है, बार बार ये बात आती है, तो उस दृष्टि से मुझे ऐसा लगता है कि युवा इस बार उनका मन जो है वो टटोल के हमने देखा भी है, फील्ड में हम गए भी हैं, बिल्कुल, तो वो बदला हुआ है। 10 साल काफ़ी वक्त होता है किसी भी सरकार के लिए, किसी भी संगठन के लिए। तो वो 10 साल दिए हैं देश को चलाने के लिए, प्रदेश को चलाने के लिए। 9.5 साल की सरकार हरियाणा प्रदेश में रही है। 50 दिन मांगे थे, 50 दिन मांगे थे, 50 दिन मांगे थे मोदी जी ने, लोगों ने। अब लेकिन वो रिपोर्ट कार्ड 10 साल का आप देखें तो अब भी हम देखते हैं तो भाषण में ये कहा जा रहा है कि राम मंदिर बना दिया जी, हमने यहाँ पर 370 धारा को तोड़ दिया, इस तरीके की वो बात कर रहे हैं। लेकिन आप बुनियादी चीज़ों पे बात नहीं करें। बुनियादी चीज़ों पे बहुत आप देखें कि इलाके में पानी की बड़ी समस्या हो सकती है, आपने रोज़गार की एक बात आपने कही, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ वो कुछ करवा नहीं पाए। रिपोर्ट कार्ड की मैं बात करना चाहता हूँ, धर्मवीर के रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो उनके पास शायद दिखाने के लिए कुछ नहीं है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि पूरे देश में इस समय पे बीजेपी के नेता जो हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो 2 ही चीज़ों पे वोट मांगते हैं। या तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांग रहे हैं, राम मंदिर पे वोट मांग रहे हैं, 370 पे वोट मांग रहे हैं। वो अपने इलाके में क्या योजना वो लेके आए, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहाँ की समस्याओं को निपटाने के लिए संसद में किस तरह से अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया, अपने वो चीज़ वो नहीं बता पा रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी की कोशिश ये लगातार है, हर जगह पे है। बीजेपी प्रत्याशियों की भी ये कोशिश है कि वो जो चुनाव को है वो बेरोजगारी, महंगाई और जो स्थानीय समस्याएं हैं उनसे फोकस हटा के और दूसरे जो मुद्दे हैं उन पे लेके आए। तो ये रस्साकसी शुरू से पहले चरण से ही चल रही है। ये रस्साकसी विपक्ष में और बीजेपी में लगातार चल रही है। बिल्कुल, विपक्ष कोशिश करता है कि डेवलपमेंट पे बात करें और काम पे बात करें। क्योंकि आप ये देखिए कि बीजेपी जो है वो कांग्रेस के 70 साल के काम का हिसाब मांग रही है और अपने 10 साल पे बात नहीं कर रही है। तो यही जो नुकसान है मुझे लगता है वो कहीं पड़ेगा तो धर्मवीर के हिस्से में भी इसकी कुछ अभी मोदी फैक्टर। मैं एक ये सवाल और पूछना चाहता हूँ कि मोदी फैक्टर चलेगा, मोदी का जादू चलेगा आपके बार? आपको लगता है कि इस इलाके में जिस तरीके से जातीय समीकरण बैठते हैं, यहाँ पर जाट बहुला ये सीट है, यहाँ पर राव साहब की काफ़ी तादाद में है, दूसरे नंबर पे आते हैं शायद यादव जी इसमें, बिल्कुल ठीक है, तो तीसरे नंबर पर ब्राह्मण आते हैं। तो इसमें आप जो समीकरण देखते हैं तो इस हिसाब से आपको लगेगा कि जादू चलेगा यहाँ पर नरेंद्र मोदी का? देखिए, हम पूरे देश की बात करें और हरियाणा की बात करें तो इस समय पे जो उफान 2014 में जो उम्मीद थी लोगों को, जो नरेंद्र मोदी को लेके आए थे, उसके बाद 2019 में वो जो उम्मीदों का एक वजन था और उसके बाद जो पुलवामा हुआ उसमें जो भावनात्मक मुद्दे सामने आए, उसकी वजह से लोगों ने बोरियां भर भर के और पेटियां भरी बीजेपी के लिए वोट किया, आगे बढ़ के वोट किया, क्योंकि देश की बात हो रही थी। तो लेकिन अभी जो है, लेकिन पुलवामा की बात की तो वहाँ पर राज्यपाल रहे वहाँ पर धनखड़ साहब, तो उन्होंने कुछ मलिक साहब माफ़ कीजिएगा, तो उन्होंने सवाल उठा दिया। हाँ, सत्यपाल मलिक जी ने सवाल ही उठा दिया था सारी चीज़ों के ऊपर। वहाँ तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट, कहीं ना कहीं जो फेलियर था वो सरकार का था।
हाँ, तो लोगों को तो कांग्रेस लगातार इस बात को कहती रही है, लेकिन बीजेपी क्योंकि उस समय पे बहुत अग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रही थी, वो अग्रेसिवनेस अनुज अभी नहीं, अभी नजर नहीं अग्रेसिवनेस नहीं है। जिस एग्रेसिवनेस, और वो एग्रेसिवनेस ऐसे नहीं आती है, वो आत्मबल होता है, अंदर से जो चीजें होती है ना उससे आती है वो एग्रेसिवनेस। आप में उत्साह कितना है, आप में जीतने का मादा कितना है, तो वो मादा दिखाता है कि आप कहाँ चढ़ के आप वोट मांग रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात ये तो अभी जो है वो निराशा में वोट मांगे जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, हाल ही में अब कुछ वक्त पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल दिया गया, तो ये भी ऐसी चीज़ें कि आपको लगता है कि वोटर को समझ में आती है भी कुछ काम नहीं किया, ये चेहरे बदल रहे हैं बस? हाँ, बदल दिया गया, हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदल भी दिया गया और बदला भी नहीं, मतलब दोनों ही चीजें चल रही है। ये मतलब मैं समझ पहुंच जो चल रहा है, मतलब या तो आप बदल दो, लेकिन बदलने के बाद भी अगर वही व्यक्ति सुपर सीएम बन के हर जगह पे छाए हुए हैं, तो लोगों को ये भी दिखता है कि जो नया सीएम आपने बनाया है, जो दिखाया जा रहा है वो है नहीं, उसके हाथ में पावर क्या है। तो ये जो दो चीजें चल रही है ना, पशोपेश में, ये पशोपेश लोगों को कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा करती है, क्योंकि बीजेपी बहुत स्पष्टता से और बहुत ही आगे बढ़ के इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी रही है। अभी दिख नहीं रही है, क्योंकि एक तो अभी आप देखो कि 2 चरण का चुनाव जहाँ जहाँ पे भी हुआ है देश में, बहुत बाद में इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े आए उसमें चुनाव प्रतिशत बढ़ भी गया, लेकिन शुरुआती आंकड़े तो 10% तक चले गए थे कि 10% कम वोटिंग हो रही है। अभी भी 4% की बात आ रही है कि 4-5% वोट कम हो रहे हैं, कई जगह पे 8-10% भी कम हो रहे हैं वोट। तो ये जो वोटिंग पैटर्न घट रहा है, लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये देखना पड़ेगा, और इसका नुकसान किसको है, फायदा किसको है, ये भी एक देखने की बात है। इसीलिए बीजेपी के जो मंच हैं उनसे ये बातें आती हैं कि अब तक ना 9.5 साल तक तो ना कहीं अनदेखी हुई, वो मानते हैं अनदेखी उनके कार्यकर्ताओं की हुई है, नाराजगी तो होगी उनकी भी। हाँ, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह नहीं है, वो चुनाव लड़ने की फोर्स मैंने बताया ना, वो जो आत्मबल है वो सिर्फ नेताओं में नहीं होता है ना, वो आत्मबल कार्यकर्ताओं में होता है। इलेक्शन कभी भी नेता नहीं लड़ते हैं। गर्मी में भी बाजार ठंडा है। हाँ, गर्मी में भी बाजार ठंडा है। तो अब है ना, और नेगेटिव पॉइंट आपको लगते हैं कि क्या धर्मवीर को ये सारी चुनौतियाँ मिल सकती हैं? नहीं, देखिए, मुझे धर्मवीर जी में कोई नेगेटिव पॉइंट इस तरह से नहीं लगे। देखो, विकास की बात है, वो धर्मवीर जी के हाथ में कितना था कितना नहीं था सब जानते हैं, वो तो सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है ये जो कांग्रेस ने टिकट बदली है ना, ये एक तुरुप का पत्ता है और कई जगह पे बदली है। तो मुझे अनुज ऐसा लगता है कि जहाँ पे इलेक्शन शुरू होने से पहले ये लगता था कि कांग्रेस मुश्किल से 1 सीट सिमट जाएगी कहीं, हाँ सिमट जाएगी, 1 सीट ले लेगी, 2 सीट ले लेगी। तो अभी ये ना नेक टू नेक फाइट हर जगह पे पहुंच गई है। अब जहाँ मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो कांग्रेस ने सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, हाँ, और नए चेहरे बदल दिए, जो उम्मीद कम होती है कांग्रेस में। बिल्कुल। अभी आप देखो कि श्रुति चौधरी जी जो थी वो लगातार 2 बार से चुनाव लड़ रही थी। उनकी टिकट काटना इतना मुश्किल बात थी, टिकट काटना बहुत मुश्किल काम था। इतने बड़े परिवार से वो आती हैं, और ये भी एक खतरा था कि वो परिवार अगर बगावत पे उतर आता है, हाँ, तो खास तौर पे भिवानी में। हाँ, भिवानी में मैं आपको बताऊं अनुज, 5 जो विधानसभा सीट है भिवानी और चरखी दादरी की, वो जाट बहुल सीट है, और ये वो सीट है जहाँ पे किसान आंदोलन बहुत ही मुखर रहा है। तो लोगों में, किसानों में नाराजगी बहुत है, और ये गाँव के इलाके हैं सारे, शहर कम है। मतलब भिवानी और दादरी भी आप कोई वैसे बड़े शहर नहीं है ये। बिल्कुल बटना तो बिल्कुल ग्रामीण विधानसभा है। तो ये जो एक कम्युनिटी का, खासतौर पे किसान वर्ग का जो गुस्सा है, तो उसका रिस्क लिया है कि कहीं अगर बंसीलाल परिवार, लेकिन ये भी देखा कि मुझे ऐसा लगता है जो आलाकमान ने, जो कांग्रेस आलाकमान ने ध्यान दिया है जिसपे कि 2 बार से हार रही है तो मनोबल कम होगा। और जो विपक्ष है, खासतौर पे बीजेपी जो है, वो एग्रेसिव होकर लड़ेगी कि हम इसको 2 बार हरा चुके हैं। अभी जो नया चेहरा है वो एकदम से 4 बार के विधायक हैं, महेंद्रगढ़ से 4 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, और यादव कम्युनिटी से आते हैं। तो ये जो कंट्रास्ट है जाट वर्सेस जाट जो हो रहा था अभी तक, वो जाट वर्सेस
जाट वर्सेस तो नहीं कह सकते, क्योंकि बंसीलाल का पूरा परिवार आ गया। शुरू में ये लग रहा था हाँ भाई, कहीं ना किरण चौधरी नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि हम बिल्कुल पूरे दल बल के साथ हैं और पार्टी का फैसला सरमाथे पे। तो ये एक प्लस पॉइंट है, आपको लगता है उनके? मुझे ये प्लस पॉइंट लगता है, क्योंकि बंसीलाल का पूरा परिवार, जिसमें रणबीर महेंद्रा और किरण चौधरी तो बिल्कुल अलग अलग जरूर रहे हैं, बिल्कुल, लेकिन वो भी एक मंच पे अगर आते हैं, बावजूद इसके एक, तो वो एक मंच पे आए हैं, एक चीज है। और दूसरा, जो यादव मतदाता है जिनको अभी तक इस लोकसभा सीट पे प्रतिनिधित्व तो मिला ही नहीं था, ऐसा ही सोनीपत में देखने को मिला कि जींद इलाके को नहीं मिला था, तो जींद से उन्होंने टिकट दे दिया, तो कहीं ना कहीं वो प्लस पॉइंट बीजेपी कांग्रेस के लिए दिख रहा है। तो आपको भी लगता है महेंद्रगढ़ में दूसरी चीज है ना, ये स्पष्ट संकेत है कि रावधान सिंह जो है वो भूपेंद्र हुड्डा के बहुत खास है। तो भूपेंद्र हुड्डा का जो प्रभाव है उस इलाके में, और आप देखिए कि अभी जो विपक्ष आपके द्वार था उसमें सबसे शुरुआती दौर में रैली की थी भिवानी में भूपेंद्र हुड्डा ने, और अपार भारत जोड़ो यात्रा में भी उनकी बड़ी भूमिका रही। बिल्कुल जी। तो ये जो चीजें लगती है, मुझे लगता है कि इससे सिनेरियो बदल रहा है। मतलब धर्मवीर का विरोध कभी नहीं होता था, वो हो रहा है। धर्मवीर के पास डेवलपमेंट के नाम पे उस इलाके में काम करवाने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने को कुछ नहीं है। और इधर से जो रावधान सिंह पे दाव चला है कांग्रेस ने, युवा है इसमें, जो आपने जो खास बात बताई ना कि भिवानी को हमेशा प्रतिनिधित्व मिलता रहा, भिवानी इलाके को, सीधी सी बात है कि इन्हीं को, जो बंसीलाल परिवार को वहाँ पे तवज्जो दी गई, लेकिन उस इलाके में आया तो बूस्ट मिलेगा उस इलाके से। बिल्कुल, ये खास बात। बिल्कुल। और देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि जो कृषक समुदाय है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लगातार 5 जो विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, वो बीजेपी के साथ नहीं जा रहा है। वो तो बहुत बिल्कुल आमने सामने रहे हैं 10 साल, वो इकट्ठे हो गए वो और जो यादव वोट है वो इकट्ठे होने से एक नया ध्रुवीकरण जो है। अच्छा, एक बात और, हालांकि कितनी सच है कितनी नहीं है, एक कहते कि राव इंद्रजीत ने टिकट दिलवाई भिवानी की। बिल्कुल, दोनों बार दिलवाई। दोनों बार आपकी बार वो दिख नहीं रहे मंच पर कई बार। ये क्या है? ये भी एक माइनस पॉइंट है उनके लिए कहीं ना कहीं। मतलब ये है संकेत है कि भाई ये राव साहब तो दिख नहीं रहे। हाँ, मतलब अगर फैक्चुअल हम बात करें तो जो नामांकन जब हुआ, क्योंकि राजनीति में तो संकेतों में चलती है ना। बिल्कुल, नामांकन लोग समझते हैं इशारा, हाथ की भाषा, आँख की भाषा, इशारे की भाषा समझते हैं। तो वो जो हुआ, तो राव अभय सिंह वहाँ पे आए और राव इंद्रजीत नहीं आए। तो अगर इंद्रजीत जैसे बड़े नेता जिनका पूरा जो अहिरवाल में एक दबदबा है, अगर वो किनारा कर रहे हैं, तो इसका एक संकेत जाता है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि राव बहादुर सिंह हालांकि यहाँ पे है, जेजेपी के प्रत्याशी हैं। उनकी भी आ गई थी, वो भी है ना, शायद लेफ्ट कर जाए, लेकिन उनका स्पष्टीकरण आ गया था। हाँ, मतलब 2014 के इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पे थे। लेकिन इस समय पे जो जेजेपी की हालात है, मतलब पूरे हरियाणा में आप उनका भी विरोध है उनका विरोध है। और ख़ास तौर पे मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में बीजेपी, अब जेजेपी के तो नेता सारे ही लेफ्ट कर गए ना, जब अध्यक्ष ही नहीं बचा, अध्यक्ष ही का निशान ही नहीं बचा, निशान सिंह ही कांग्रेसी हो गए जी। तो बड़े नेता जो पूर्व विधायक रहे हैं और अभी विधायक हैं, वो कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ कांग्रेस में चले गए। तो ये जो हालत बन रही है, तो जेजेपी कोई बड़ा खेल वहाँ पे करेगी और जेजेपी के नाम पे, पार्टी के नाम पे वहाँ पे कुछ वोट मिल जाएगा, ऐसा कम लगता है। लेकिन दूसरी जगह कमांडर सुनील शर्मा जो है, मुझे लगता है कि वो नुकसान पहुँचाएंगे। किसको? वो बीजेपी को नुकसान पहुँचाएंगे। और नुकसान मैं आपको बताऊं, भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के सह संयोजक रहे हैं, जिसको बसपा ने टिकट। हाँ जी, कमांडर सुनील शर्मा है। तो 2009 में बसपा ने 7% वोट वहाँ से ली थी। 2014 में हालांकि वोट उनका घट गया था, लेकिन आप ये देखो कि 7-8% तो वोट उस इलाके में बसपा का रहा है। अगर 7-8% उनका है, और कमांडर सुनील जो बहुत सालों से बीजेपी में रह रहे थे और बीजेपी की राजनीति कर रहे थे, बीजेपी के सैनिक प्रकोष्ठ के राज्य के संयोजक थे, सह संयोजक थे, अगर वो नाराज होके जाते हैं, और दूसरा वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, तो ब्राह्मण समुदाय 1.5 लाख के करीब का है।
तो ये जो डेंट अगर पड़ता है, मुझे हम नहीं कह सकते आज के दिन पे, लेकिन हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं। तो ये अगर अंदाजा लगता है तो ये भी एक बड़ा डेंट बीजेपी को रहेगा, क्योंकि ये बड़े वोट बैंक रहे हैं। एक और चीज़ है, राजपूत वोट बहुत ज़्यादा है भिवानी में। बहुत सारे गांव हैं जो राजपूत हैं, और राजपूत भी इन दिनों भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो गुजरात में जिस तरह से राजपूत समुदाय के ऊपर एक टिप्पणी की गई एक मंत्री द्वारा, तो उससे जो राजपूत समुदाय है उसमें एक रोष है। तो उसका भी असर मुझे लगता है कहीं ना कहीं पड़ेगा। मतलब आप ये मत मानिए कि वो सब लेफ्ट कर जाएंगे, वो बीजेपी को छोड़ लेकिन जाएंगे। चुनौतियां तो हैं। लेकिन मतलब अगर उनके मन में उत्साह नहीं बनता है आगे बढ़ के वोट करने का, आगे बढ़ के वोट मांगने का, बीजेपी के लिए कैंपेनिंग करने का, तो उसका भी एक नेगेटिव असर मुझे दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर इसमें बड़ी रोचक सी बातें आई, और जिस तरीके से बताया कमांडर सुनील शर्मा जो भाजपा के ही थे और वहाँ से वो भी डेंट मार सकते हैं। सारी चुनौतियाँ मुझे लग रहा है कि धर्मवीर के लिए ही सारी जो सारी लबोलबाब निकला। मतलब जिस सीट को आप कुछ दिन पहले तक एक तरफा सीट सेफ सीट मान के चल रहे थे, वो फंसी हुई सीट है, वो रेड जोन में है, बस। अब ग्रीन कौन करेगा ये मतदाता बताएंगे जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें कांग्रेस के नज़रिए से आपने कहा कि सीट यहाँ पर बदल दी, सोनीपत में भी इसी तरीके से किया। जिस इलाके में मेरे ख्याल में ये फार्मूला देखा उन्होंने कि इस इलाके से कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो वहाँ से टिकटें दी। विधानसभा सीट है सोनीपत में, हाँ, जींद की, तो वहाँ से कभी उनको मिला नहीं है, तो उनको दे दिया। ऐसी राज बब्बर को दे के जिस तरीके से बीसी को पहले तो राज बब्बर हैं बीसी ए से आते हैं शायद वो, तो उनको भी इस तरीके से प्रतिनिधित्व दे के वो कहीं ना कहीं राज बब्बर का खेला बहुत ही स्पष्ट। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी दो चीज़ों पे जीतती रही है। अगर गुड़गांव सीट की हम बात करें, भिवानी महेंद्रगढ़ फिर जाएंगे, लगती सीट है, थोड़ा सा छोटे में करना बात करते हैं कि अगर वहाँ की बात करें तो देखिए बीजेपी दो चीज़ों से जीती है। शहरी वोट जो गुड़गांव में बादशाहपुर में बहुत ज़्यादा है, तो शहरी वोट, और दूसरा अहिर वोट। अहिर वोट में भी डेंट लग रहा है। रोहित फाजलपुरिया वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, युवा आइकॉन है, तो एक डेंट वहाँ लग सकता है। और दूसरा जो शहरी वोट है, राज बब्बर के आने से पंजाबी वोट, शहरी वोट और बीसी वोट है, और जो मेव समुदाय में, हालांकि वो हमेशा वहाँ से कांग्रेस को बढ़त मिलती है, लेकिन वो और ज़्यादा पुख्ता हुआ है राज बब्बर के आने से, मुझे ऐसा लगता है। तो वो राव साहब की भी वही बात है ना कि वहाँ जो राव साहब, और अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो राज बब्बर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो कैप्टन अजय यादव के ऑफिस से लड़ रहे हैं। तो वो जो एक लोग बीजेपी में एक उम्मीद थी कि जैसे अगर राज बब्बर आएंगे तो कैप्टन बिफर जाएंगे, वो साथ नहीं देंगे, तो वो साथ खड़े हुए हैं। ये भी हमें पता चला है। बिल्कुल हम डे टू डे में चीज़ें देखते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनको साबित करना पड़ेगा कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड क्या है, वो कैसे समझाएंगे और कैसे अपने जो वोटर हैं उनको साधेंगे। और कांग्रेस के लिए भी हालांकि चुनौती है कि वो नए चेहरे के ऊपर दाव खेला है, वो किस तरह से लोगों को मना पाते हैं कि उनकी योजनाएं क्या हैं और उनके कार्यकाल देरी से भी आए, उसका भी वो किस तरीके से सारी चीज़ों को पाट पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप भिवानी महेंद्रगढ़ इलाके से हैं खास तौर पर, तो आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपके वहाँ पर किस तरीके का माहौल है। और अगर आपको ये हमारी डिस्कशन आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए दबादब। धन्यवाद, शुक्रिया।